कहानी बहुरानी। ओम नमः शिवाय। आहा, शाम की ताज़ा हवा, बरसाती मिट्टी की सोंधी सोंधी महक, घर लौटते परिंदों की चहचहाट। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, खासकर वो जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है। यही सब सोचते सोचते मैं घर की ओर लौट रहा था। मैं यानी रिटायर ब्रिगेडियर करण अहलावत करीब 36 साल भारतीय सेना की सेवा करने के पश्चात 3 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ। हालात कुछ ऐसे बने कि रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में अपना मकान होते हुए भी सब बेच बाच कर देहरादून शिफ्ट होना पड़ा। क्यों, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना ही जान लीजिए कि सेना में उम्र भर नौकरी करने के बावजूद मैं एक बेहद खुशमिजाज, सरल व उदार व्यक्ति हूँ। परिवार में राधा है। जी हाँ, मेरी धर्म पत्नी राधा अहलावत। नाम रखने में माँ बाप ने अवश्य जल्दीबाजी की होगी, क्योंकि राधा कहीं से भी राधा वर्ण की नहीं है। दूध धुला रंग, सामान कद काठी और हल्का भूरापन लिए हुए घुंघराले बाल। एक स्वस्थ जाट परिवार की स्वस्थ पुत्री व बहू। मेरे दोनों बच्चों परवीन व पूजा की ममतामयी माँ व मेरे लिए एक धर्म भीरू गृहकार दक्ष पत्नी। उसके व मेरे बाहरी व्यक्तित्व की समानताएं छोड़ दे तो हमारे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। यह दूसरी बात है कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी विवाह इस अंतर के बावजूद सफलता की सिल्वर व गोल्डन जुबली मनाते आ रहे हैं। उसे देहरादून लाने में मुझे कितनी दिमागी मशक्क़त करनी पड़ी, यह मैं ही जानता। अब आपसे क्या छिपाना, जिंदगी भर की कमाई लगाकर दिल्ली के शालीमार बाग में अपना 2 मंजिला मकान खड़ा किया था। कुछ दिन उसमें रहे भी, पर भाग को कुछ और ही मंजूर था। बेटी उन दिनों मेडिकल करके यूएस जाने की तैयारी में थी। वह परवीन आर्किटेक्चर के प्रथम वर्ष में अचानक हम पर प्रकट हुआ कि पूजा अपने विजातीय सहपाठी से प्रेम विवाह करना चाहती है। सुनकर मैं तो संयत रहा, पर राधा तो आपा ही खो बैठी। उसकी नज़रों में बेटी की इस साजिश के पीछे मेरा हाथ था। अब मैं उसे क्या कहता कि मेरी बला से एक करियर सुधा परिपक्व लड़की करियप्पा से विवाह करे या कुमावत से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राधा की हाय तौबा से घबराकर पूजा ने कोर्ट मैरिज कर ली और मैं यह अपराध कर बैठा कि नवविवाहित दंपति को एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने चला गया। इसकी सज़ा यह मिली कि 1 महीने तक राधा ना मुझसे बोली, ना ही उसने ढंग से कुछ खाया पिया। कुछ रोज़ तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर जब उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा तो मुझे बड़ी चिंता हुई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करके यह नतीजा निकाला कि श्रीमती जी घोर डिप्रेशन यानी अवसाद की स्थिति में है। यदि उन्हें शीघ्र ही इससे ना निकाला गया तो मुश्किल आ सकती है। सुनकर मेरे तो जैसे हाथ पैर ही फूल गए, किंतु परवीन ने सही राय दी कि मैं उसे लेकर आबो हवा बदलने किसी नैसर्गिक जगह पर निकल जाऊं। जाने की सोच ही रहा था कि मुझे अपने पुराने दोस्त कर्नल प्रेमानंद का ख्याल आया। रिटायरमेंट के बाद वह अपने घर देहरादून चला गया था। कई बार उसने हमें बुलाया, पर किसी न किसी वजह से हम जा ना सके थे। आज इस मुसीबत की घड़ी में मुझे वहीं जाना उचित समझ आया। मैं पत्नी सहित बोरिया बिस्तर बांध देहरादून चला आया। यहाँ आकर राधा की हालत में आश्चर्यजनक गति से सुधार हुआ। एक तो प्रेमानंद का खुला हवादार बंगला, दूजे उसकी हंसमुख गढ़वाली पत्नी का साथ, दोनों मिलकर राधा के लिए जैसे रामबाण सिद्ध हुई। कर्नल मुझे किचन गार्डन में उलझाए रखता और उसकी पत्नी राधा को दवाइयाँ कम और बातों की खुराक अधिक देती। लिहाजा हुआ यह कि 3-4 हफ्तों में ही राधा कुर्सी छोड़ बैडमिंटन खेलने लगी, रसोई में पकौड़े तलने लगी। और जब एक दिन उसने अचानक बगीचे से गुलाब तोड़कर जूड़े में खोसा तो मैं 40 साल पहले की राधा को याद कर बैठा, जो हमेशा अपने जूड़े में
फूल लगाए रहती थी। जाने का समय निकट जान मैंने प्रेमानंद से दिल्ली की टिकटें रिजर्व कराने को कहा, किंतु आशा के विपरीत उसे मेरे निर्णय से कोई खास खुशी नहीं हुई, बल्कि जो कुछ उसने कहा वह शब्द मुझे आज तक याद है। जाना है तो चले जाओ करण, पर दिल्ली में तुम अपने बंगले के कैदी होकर रह जाओगे। बच्चे आजकल अपनी जिंदगियां संभाल ले, यही बहुत है। हमारी किसे पड़ी है? मेरी मानो तो इसी लाइन में एक प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक रही है। ज़्यादा नहीं तो 12 से 15 लाख में सौदा तय है। मेरे पास यहीं बस जाओ, बुढ़ापे में साथ देंगे, एक दूसरे का साथ साथ सुख दुख बांटेंगे। मैं आश्चर्यचकित था कि उसने इतनी दूर की सोच डाली, पर राधा की मन स्थिति ने मुझे भी सहमा रखा था। अब यदि दूसरी दफ़ा कुछ गलत हुई तो मैं क्या करूँगा? राधा को मनाना सहज नहीं था, पर मेरी जिद के आगे उसे भी झुकना ही पड़ा। परवीन हॉस्टल में था ही, उसे हमारे निर्णय से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ और हम प्रेमानंद के सहारे देहरादून बस ही गए। दिल्ली से उत्तरांचल का स्थानांतरण हमें महंगा नहीं बल्कि सुविधाजनक ही पड़ा था। घर तुरंत फुरत व्यवस्थित कर डाला। प्रेमानंद के पहाड़ी नौकर ने उसी ने एक नौकर हमारे लिए भी जुटा दिया था। राधा का अधिकांश समय बागवानी में बीतता, मिसेज प्रेमानंद के साथ, और मुझे तो कर्नल ने वापस पुराने दिनों में खींच लिया था, जहां था फौजी बिरादरी के रिटायर मेंबर का साथ। क्लब की फुर्सत भरी शामें, लॉन के ताज़े फल सब्जियों की लज्जत और शिवालिक की ठंडी मस्त बयार में हर चिट्ठी मैं परवीन को लिखता कि कैसे देहरादून उसकी माँ व पिता को रास आया है। वह कैसे हमें उसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। लीचियों की सौगात भेजता रहता और परवीन से भी सुनता कि कैसे उस तक पहुंचने से पहले ही पार्सल गायब हो जाता है। कुछ मिलाकर हम मियाँ बीवी हर तरह से सुखी व संतुष्ट थे, पर कहते हैं ना कि अपनी नज़र खुद को ही लग जाती है। कुछ कुछ वैसा ही हमारे साथ भी हुआ। परवीन नहीं, उसकी आज्ञाकारिता की क्या तारीफ़ करूं। कोर्स पूरा होते ही हमारे पास देहरादून में ही सेटल होने की कोशिश करने लगा। हमने कहा भी कि दिल्ली उसे ज़्यादा सूट करेगा, पर उसने हमें अकेले छोड़ने से साफ मना कर दिया। परवीन के आते ही हमारे शांत घरौंदे में जैसे बहार आ गई। युवा लड़के लड़कियों का जमावड़ा हर पल हमारे आशियाने को गुलजार किए रहता। मैं तो खुश था, पर राधा को कुछ ही दिनों में खीज होने लगी, क्योंकि उसका अनुशासित स्वभाव उसे आवश्यकता से अधिक किसी से घुलने मिलने नहीं देता था। परवीन की इस बेपरवाह सी जीवन शैली को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने राधा को भी मन की बात कह डाली। सुनो राधा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब एक बहू की ज़रूरत है? राधा मेरी बात सुनकर फीकी हंसी हंस दी। मुझे या तुम्हें थक गए हो मेरी सेवा करते करते? अरे नहीं यार, मैं हंस दिया था। आजकल बहुएं पति सेवा के लिए लाई जाती है, सास ससुर के लिए नहीं। वह आकर परवीन को संभाल ले, यही बहुत है। राधा की सहमति ले हमने परवीन से बात की तो पाया कि अनेक महिला मित्रों के बावजूद शादी के मामले में वह पेरेंट्स पर ही निर्भर है। इस बात की हमें खुशी ही हुई थी, किंतु शीघ्र ही हमें पता चल गया कि हमने बिन बुलाई आफत मोल ले ली है। परवीन की नौकरी बेहद आकर्षक ना सही, किंतु उसकी कद काठी और चेहरा अनदेखा करना असंभव था। हमारे जान पहचान वाले यह जानकर कि हम बहू की तलाश में हैं, बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़े थे, और मैं वह राधा असहाय से समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसे हाँ करे और किसे ना। किसी की लड़की उच्च शिक्षित गृह कार्य दक्ष संगीत विशारद थी, तो कोई केवल इस बूते पर अकड़ता था कि परवीन को सोने में तोल देगा। मेरी अपनी अपेक्षाएं ना के बराबर थी, पर राधा का कहना था कि और कुछ हो ना हो, लेकिन बहुत सुंदर तो होनी ही चाहिए।
परवीन ने सब कुछ हम पर छोड़ दिया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। सबसे पहले मुझे पसंद आई मेजर शर्मा की बड़ी बेटी, जो लखनऊ से बीएड कर इसी साल लौटी थी। बेहद सुशील व घरेलू किस्म की, किंतु राधा का कहना था कि वह परवीन के सामने बहुत मैच्योर लगेगी। अब मैं इस मैच्योरिटी को क्या नाम देता समझ नहीं पाया, पर जान गया कि मेरी पत्नी मुझे इस समस्या से जल्दी उबरने नहीं देगी। ऐसा नहीं कि उसे कोई ना भाया हो, पर उसकी पसंद की हुई प्रिया सिन्हा जैसी चतुर, आकर्षक, स्टेट लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी को देखते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता था। जान पड़ता था जैसे किसी भी पल वह हमें भी वॉलीबॉल की भांति उछाल देगी और परवीन को ले उड़ेगी। और तभी एक दिन परवीन उसे लेकर घर आया। उसे, यानी इस एपिसोड की प्रधान नायिका को अब कितना समय मिलता होगा आप खुद ही सोच लीजिए। पर इतना बता दे कि जब जब रिया रात का खाना हमारे साथ खाती, कोशिश करके वह भी समय पर डाइनिंग टेबल तक पहुंच ही जाता था। मेरी अनुभवी आंखें लगातार दोनों का पीछा करती, पर कहीं कुछ भी ऐसा ना मिलता जो शक की डोर को पुख्ता कर सके। माना एकाध बार परवीन उसे ऑफिस छोड़ने गया और कुछ एक बार उसने परवीन की पसंद की कुछ खास चीज़ें बनाई, पर इसके आगे कुछ और नोटिस करने का मेरा धैर्य जाता रहा। राधा अक्सर मुझे उसके पिता से बात करने को उकसाती रहती। जब मैं उसे रिया के पंजाबी होने का हवाला देता तो वह हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित संस्कृति की दुहाई देने लगती। मैं जान गया कि वह इस नैया को पार लगाकर ही मानेगी, पर इस इंसान के चाहने से क्या होता है। ऊपर वाले की तरकीबें इतनी अजीबोगरीब है कि हम केवल उन पर आश्चर्य कर सकते हैं, शिकायत नहीं। परवीन की सहमति की हमने खास आवश्यकता नहीं समझी थी और उसने वैसे भी यह भार हमें ही सौंप रखा था। रिया से उसके पिता का टेलीफोन नंबर तो हमने ले ही रखा था, पर रिश्ते जैसी गंभीर बात एक अजनबी से छेड़ते हुए बेहद झिझक हो रही थी। उस पर अभी हमने अपनी मंशा रिया से भी जाहिर नहीं की थी। राधा बेहद एहतियात से चलने की सोच रही थी, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर यह रिश्ता चाहिए था। अब तो रात दिन उसकी आंखों में बारात और डोली के सपने डोलते रहते। बात करते करते अक्सर वह रिया के बाल सहलाने लगती, तो कभी उसके ठीक से ना खाने पर 100 हिदायतें दे डालती। इसी बीच मेजर मिश्रा की बेटी की शादी का कार्ड आया। हमारे अच्छे परिचित थे, सपरिवार आमंत्रण था। परिवार में अब राधा रिया को भी गिनने लगी थी, सो उसने उसे भी साथ चलने को मना लिया था। मुझे आज भी याद है राधा की गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहने जब वह सीढ़ियों से उतरी तो कोई राजकुमारी ही जान पड़ रही थी। गले में राधा की ही दी हुई सच्चे मोतियों की माला, कानों में बूंदे और गालों पर स्वस्थ गुलाबी आभा। सादे श्रृंगार में भी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। परवीन की आंखों में उतरे प्रशंसा के भाव मुझसे छुपे ना रहे और मन ही मन मैंने भी फैसला कर ही लिया, सुबह होते ही पूना फ़ोन मिलाना है। बस कहना ना होगा, शादी में सबकी नज़रें उसी पर जमी रही। साथ ही लोगों के स्पष्ट इशारे थे कि हमने उसे बहू के रूप में चुन लिया है। हम खुद भी इसी खुमार में डूबते उतरते घर पहुँचे और ख्वाबों को हकीकत में बदलने का तसव्वुर लिए सो गए। अगली सुबह, जी हाँ, वही हवा, वही भींगी महक, वही चहचहाट सुनता हुआ मैं रिया के इंतज़ार में था कि अचानक राधा हाउस कोट में अस्त व्यस्त सी प्रकट हुई। उसे इतनी सुबह जगा देखकर मेरा माथा ठनका। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पूछते ही उसने एक मुड़ा तुड़ा पर्चा मेरी ओर बढ़ाया और मुझे सिसकियों से दहला दिया। बेहद सुंदर कॉन्वेंटी लिखावट में अंग्रेजी में लिखा खत था। अनुवाद ही पेश कर रहा हूँ। डियर करण अंकल व आंटी, आपके साथ जो वक्त मैंने गुजारा वह मुझे हमेशा याद रहेगा। आज लेकिन इस सुहाने सफ़र का आखिरी पड़ाव है। मैं
आपके घर से कुछ नगद व आंटी जी के गहने लेकर जा रही हूँ। कुछ मजबूरियाँ हैं, वरना यहीं रहकर आजीवन आपकी सेवा करती। मैं जानती हूँ आप परवीन से मेरा विवाह कराना चाहते थे, पर यही समझिएगा कि अपनी मुँह दिखाई में स्वयं ले गई। कहाँ सुना, माफ़ करना। नोट पुनः फ़ोन करना व्यर्थ होगा। नंबर ठीक है, पर मेरे पिता नहीं, पुराने लैंडलाइन मिलेंगे। वे भी नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ। पढ़ते पढ़ते मेरी स्वयं यह हालत थी कि कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ बैठूँ, समझना मुश्किल था। राधा का रुदन कब थमा याद नहीं, पर वह इस बार डिप्रेशन में नहीं गई। कारण यही है कि मैंने तुरंत परवीन की सगाई एक परिचित परिवार में कर डाली और एक परी की तरह सुंदर न सही, पर ठीक ठाक बहू घर ले आया। आज भी जल्दी घर पहुंचना है। मेरे बेटे की पहली मैरिज एनिवर्सरी जो है, और हाँ, पेइंग गेस्ट रखने की हमें फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर का कमरा अब हमारी बहुरानी का जो है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।